Okay, so just we'll start off the session because this is our first session. We'll start off with a small prayer and then we'll start for the today's session. Okay, so everyone just close your eyes. वंदना तेरी गुरु, करता हूँ अंतर भाव से, नित समता ये धार के, बढ़ता रहूं निज आत्म में। कृतज्ञता से शीश मेरा झुकता है ये चरण में। है रोम पुलकित मेरा, आपके गुणों के गान में। बस आप जैसा बन सकूं वह शक्ति मुझको दीजिए। सब दुखों का अंत हो ऐसी ही कृपा अब कीजिए, ऐसी ही कृपा अब कीजिए। Okay, good morning friends. So just a brief introduction about myself. Myself CA Nipun Daga. I am internationally certified life coach. मेरा थोड़ा सा परिचय आप लोग जान लीजिए क्योंकि आप लोग रिकमेंडेड रहेंगे। मैं आपके लिए मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूं जो कि आपका पेपर 1 है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ पढ़ाई करने वाले हैं मैनेजमेंट की। तो आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन मुंबई। मैंने मेरी एजुकेशन, मेरे बचपन सारा मुंबई से बिताया। सो स्पेंड 25 years of my life over there. I studied in the number 1 commerce college of Mumbai, that is Narasimha Monji College of Commerce and Economics. वहाँ पे मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। स्पेंड 7 years in that college, और कॉलेज में रहते हुए बहुत सारे लीडरशिप पोजीशंस पे रहा। सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ माय कॉलेज रहा, NSS यूनिट का सेक्रेटरी रहा, ऐसे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा। Currently, I have my own brand with the name of Evolve, जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, पर्सनालिटी ग्रूमिंग करता हूँ, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ। आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ कोच, एज आई टोल्ड यू। मैं 1-on-1 लोगों की कोचिंग, काउंसलिंग, ये सारा काम मैं करता हूँ। और साथ में मैनेजमेंट, मैं CMA स्टूडेंट्स को और CA स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ। उनकी सब्जेक्ट्स जैसे मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो गया, CMA 1-2 सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाता हूँ। सो आई एम एज एन हॉबी आई डू माई टीचिंग ऑल्सो। From the last 4-5 years I'm involved in this field. So yeah, this is my brief background. और बहुत सारी चीज करते रहता हूँ, सेशंस के दौरान आपको बताते रहूँगा। I'm also very much involved in spirituality. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफ़ी चीज़ें मैं करते रहता हूँ। आई हैव रन एन NGO विद द नेम ऑफ U-Turn. तो वो काफ़ी सालों से हम उसके लिए काम कर रहे हैं, जहाँ हम यंगस्टर्स के लिए साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करते हुए काम करते हैं। सो ऐसे डिफरेंट वर्क्स में करता हूँ। माय बेसिक एजेंडा विथ यू ऑल वुड बी टीचिंग मैनेजमेंट, बट येस, विथ मैनेजमेंट वुड बी लर्निंग अ लॉट ऑफ लाइफ स्किल्स, लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज हमारी लाइफ भी खुद एक मैनेजमेंट ही है। अगर हमें लाइफ को मैनेज करना नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम CMA भी बन गए, अगर हम सब चीज भी बन गए, ठीक है ना, हम बहुत अच्छे कंपनी में काम भी करने लग गए, बट अगर हमारे पास खुद को मैनेज करना नहीं आता, हमें खुद की लाइफ को मैनेज करना नहीं आएगा, तो हम ज्यादा आगे लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो सेशन की शुरुआत मैं एक छोटे से क्वेश्चन से करूंगा। मैनेजमेंट सब्जेक्ट की शुरुआत हम एक छोटे से क्वेश्चन से करेंगे, जहां मैं चाहूंगा कि आप लोग सब मुझे आंसर्स करेंगे। एवरीवन वुड रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, ओके, विद अ डायरेक्ट मैसेज। प्राइवेटली मुझे ही मैसेज करेंगे डायरेक्टली। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि विच इज द बेस्ट मैनेजर यू हैव कम अक्रॉस इन योर लाइफ? विच इज द बेस्ट मैनेजर यू हैव कम अक्रॉस इन योर लाइफ? अभी तक आपके लाइफ में बेस्ट मैनेजर आप किससे मिले हो? तो मुझे आप लोग सब चैट बॉक्स पे बताएंगे। सबके आंसर्स यूनिक, आप लोग अपना अपना दिमाग लगाएंगे कि लाइफ में बहुत सारे मैनेजर्स आपको मिले होंगे,
बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स मिले होंगे, बहुत सारे लोग मिले होंगे। तो आपके लिए आपका बेस्ट मैनेजर कौन है, वो सब जन मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। मेरे पास यहाँ पे 41 जन है, सभी जन मुझे रिप्लाई करेंगे। ओके, बहुत सारे जनों के आने लग गए हैं, वेरी गुड। ओके, ब्यूटिफुल, वेरी गुड। आई एम नॉट आंसर, मैं क्योंकि मैं आंसर अगर बोल दूंगा तो सब लोग वही वही डालने शुरू कर देंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि जो चैट बॉक्स में मैं एक साथ आप लोगों को बताऊंगा लोगों ने क्या क्या बोला है। ओके, वेरी गुड। ओके, मेरी वॉइस कट नहीं हो रही है। ओके, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। मुस्कान, विच इज द बेस्ट मैनेजर यू हैव कम अक्रॉस इन योर लाइफ? आपके लाइफ में सबसे बेस्ट मैनेजर आप किससे मिले हो, उसका आंसर मुझे यहां पे चाहिए। ओके, ओके जी, बहुत जनों के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, मैं वेट कर रहा हूं, सभी जन फटाफट फटाफट। और जो लोग हमारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी, ये लोग प्लीज ट्राई करें, अपने अपने आंसर्स दिमाग में रजिस्टर करो। शायद 5-10 ऐसे मैनेजर्स ढूंढ लो, अगर एक नहीं मिल रहे, बहुत सारे मिल रहे हैं तो सबके नाम नोट करके रखो, क्योंकि ये एक्टिविटी से अभी जो हम ये एक्टिविटी मैं आपके कर रहा हूं, सो आई एम ऑल्सो नोन एज एन एक्सपीरियंशियल ट्रेनर। ठीक है, जब मैं मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं, आई हैव बीन नोन टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज विद स्टूडेंट्स, एंड जहां उससे मैं लोगों को लर्निंग करवाता हूं रादर देन गिविंग सेशंस, थियोरी सेशंस, उसमें हम ज्यादा बिलीव नहीं करते, हम प्रैक्टिकल गेम्स एक्टिविटीज में बिलीव करते हैं। वो मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से करता हूं। मैं सीए इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जहां आप लोग को भी करने पड़ेंगे, जब आप लोग फाउंडेशन क्लियर कर दोगे उसके बाद आपको कंपलसरी ट्रेनिंग होती है, वहां भी आपको यही चेहरा मिलेगा, जहां आपको मैं ट्रेनिंग करूंगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करूंगा। तो बहुत सारा प्यार दुलार स्टूडेंट से मिला हुआ है लास्ट कुछ सालों में, और मुझे एक्सपेक्टेड है ये आज का भी जो बैच है, अभी जो हमारे पास बैच मिला हुआ है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि बहुत ही अमेजिंग बैच है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जो एक्चुअल में मैनेजमेंट के रहस्य को जानेंगे। मैनेजमेंट, देखिए, किताबी नॉलेज तो हम पढ़ ही लेंगे, है ना, थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थियोरेटिकल नॉलेज हम एक बार में रीडिंग करेंगे, समझा दूंगा, सारी चीज हो जाएगी, एमसीयू कर लेंगे, सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। बट मेन पार्ट है जीवन में मैनेजमेंट आ जाए, है ना। अगर लाइफ में मैनेजमेंट नहीं आएगा ना तो कुछ भी होने नहीं वाला है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे आंसर्स दिए हैं, सर मैं मिला हूं, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर मेरे लिए बेस्ट क्या बोल रहे हैं, बेस्ट मैनेजर है, और बिजनेस टीचर, माय टीचर्स आर माय बेस्ट मैनेजर्स। मेरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, ओके, बहुत अच्छे, मेरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो मेरे को बहुत अच्छी मैनेजर लगती है। मेरे अंकल हैं, वो मुझे बहुत अच्छे मैनेजर लगते हैं। ओके, माय फादर, माय मदर, ये सारे आंसर्स आ गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स, बहुत जिन्होंने यहाँ पे मुझे, एक दो जनों ने आंसर्स दिए हैं, मैं बता दूं, मेरे ख्याल से एक तो बीच में प्रियंका ने किसी ने आंसर दिया था कि माई सेल्फ। ओके, उन्होंने आंसर दिया है कि मैं खुद, आर सेल्फ। ओके, हम खुद भी एक मैनेजर है क्या, ये क्वेश्चन हम सबको आना चाहिए। हम सबको ये क्वेश्चन खुद को पूछना चाहिए, क्या मैं खुद भी एक मैनेजर हूं? आर सेल्फ, हमारा बेस्ट मैनेजर हमने देखा, अलग अलग हमारे बेस्ट मैनेजर्स है, पर मैं खुद भी तो एक मैनेजर हूं, है ना। वैसे तो अपने लाइफ में बहुत सारे मैनेजर्स, क्या हम डॉक्टर से मिले, क्या डॉक्टर्स भी अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, क्या अपने पेशेंट्स को मैनेज करते हैं? टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं क्या? मुझे बताइए आप लोग, क्या एक सब्जी वाला भी मैनेजर है क्या? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या एक सब्जी वाला भी मैनेजर है? यस, डेफिनेटली, सब्जी वाला, दूध वाला, है ना, हमारे घर पे जो बाइयां आती है, everyone is a manager in this life and so is ourselves। हम खुद भी एक मैनेजर हैं, तो हमें समझना पड़ेगा, हमें ये मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे हैं, सी विजन हमें चेंज करना पड़ेगा। बस अभी तुम लोग सिर्फ मैनेजमेंट ये समझोगे, हाँ कोई कंपनी में है ना, हमें काम करेंगे ना और वहीं कोई एक मैनेजर होता है, ऐसा नहीं है, सारी जगह मैनेजर होते हैं। ओके, जिंदगी के हर पहलू में हमें मैनेजर्स ही मिलते जा रहे हैं, हमें हर जगह मैनेजर्स ही दिख रहे जा रहे हैं। सो हमें भी ये ट्राई करना है कि हम लाइफ में कितने बेस्ट मैनेजर बन सकते हैं। ओके, सो वही मैनेजमेंट पढ़ने के लिए सीएमए फाउंडेशन में आप लोग को एक सब्जेक्ट रखा है जो कि 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है? हमारे पास 50 मार्क्स का सब्जेक्ट होने वाला है। ओके, सो मैं यहां पे आप लोगों को थोड़ा बता भी दूंगा, मैनेजमेंट आप लोग अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा है। हम थोड़ा पेपर फॉर्मेट, क्योंकि सर
स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया सर आप देखो ये मैनेजमेंट हमारे जिंदगी का है, सब है, ये हम जानते हैं, बट अभी हमारा एम क्या है? अभी हमारा एम है सीएमए फाउंडेशन को क्लियर करना। तो आप तो बात हमें बताओ कि मार्क्स कैसे लाने हैं और मार्क्स कितने सब्जेक्ट का है और इसका पेपर पैटर्न क्या है, वो सारी चीज आप हमें यहाँ पे पहले बता दो। तो ठीक है, पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये कितने मार्क्स का है? ये 50 मार्क्स का हमारा जो है सब्जेक्ट होने वाला है। ओके, सो 50 मार्क्स का। अब दो ऑप्शंस है, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि पिछले साल हमारा जो पेपर हो गया था वो ऑनलाइन हो गया था। तो अभी भी एक मालूम नहीं है, अभी भी इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन नहीं किया है, पेपर कैन बी ऑनलाइन और इट कैन बी ऑफलाइन ऑल्सो। तो मैं आपके सामने दोनों ही फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर लूंगा। हम दोनों ही तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं, हम कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं रखने वाले, कोई भी स्टोन को नहीं छोड़ने वाले, हर एक काम हर एक चीज हम यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट में डिस्कवर करने वाले हैं। हम पूरी थियोरी पढ़ेंगे, हमने बहुत मेहनत से, मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं आप लोग के लिए, है ना। मॉड्यूल पढ़ने जाओगे खो जाओगे, है ना, मॉड्यूल में पढ़ने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत डिफिकल्टी होगी पढ़ने में भी आपको। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत इजी प्रोसेस में हैंड रिटन नोट्स आपके लिए हमने बनाए हैं, और वो नोट्स को हमने बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ सारी चीज मैंने इस नोट्स में आपके लिए डाली हुई है। तो वही नोट्स है जो आपको घर पे मिल भी गए होंगे, आपके पास डिलीवर हो गए होंगे वो नोट्स, वो आप साथ में रखेंगे मेरे हर लेक्चर में, और साथ में एक पेंसिल जरूर रखेंगे। ठीक है, पेंसिल और वो नोट्स हमारे हर एक सेशन में आप साथ में रखेंगे, और वो नोट से ही हम सारी चीज करेंगे। नोट्स पूरा पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूल में जो चीज हमारी रह गई है, जो नोट्स में कवर नहीं हुई है, वो मैं मॉड्यूल में भी आपको पढ़ा दूंगा। तो आपका एक तरीके से मॉड्यूल प्लस नोट्स एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। उसके बाद जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हमारे मॉड्यूल में जो पीछे दिए हुए हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपन कवर करेंगे, स्कैनर के क्वेश्चंस भी सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज जो है हम आपको ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पूरा आपको पढ़ा देंगे, ताकि हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। और मैं मेरे स्टूडेंट्स को मेरे फर्स्ट लेक्चर में ही गारंटी दे देता हूं, अगर आप मेरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जैसी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे प्रोसेस से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैं आपको बार बार बोलूंगा कि रिवीजन करके आओ, याद करके आओ, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करते जा रहा हूं, अगर आप वैसे वैसे करना शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी, मेरी गारंटी है, मैं छाती ठोक के कहता हूं कि मेरे सब्जेक्ट में 50 मार्क में से हर एक स्टूडेंट जो ईमानदारी से पढ़ेगा 40 मार्क तो उसको इजीली आ जाएंगे, और अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 45 मार्क तो कोई आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो वो आप पे है, बस मैं जैसे बोलते जा रहा हूं, मैं जैसे आपको गाइड करते जा रहा हूं, वैसे ही आप उस प्रोसेस में काम करते रहिए। ट्रस्ट मी, गारंटी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से कह रहा हूं, इतने स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं, सबके मिनिमम 40 मार्क्स हम ऐसे ही आपको दिला देंगे। पर मेहनत वाले करने वाले बच्चे के लिए तो 45 भी कोई आसान बात है, बहुत ही आसान बात है करना स्कोर। ठीक है, बट थियोरी पेपर है, आप जानते हैं याद रखना पड़ता है थोड़ा, तो थियोरी में साथ के साथ ही जैसे जैसे मैं रोज आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे याद करते जाना, जो जो आपको टिप्स बोलते जाऊंगा उसको फॉलो करते जाना, आसानी से मैनेजमेंट का कोर्स आपका मेरे साथ ही कवर हो जाएगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, 50 मार्क का जो पेपर है उसमें अगर ऑनलाइन होता है, समझो हमारा ऑनलाइन में हमारा पेपर हो रहा है, तो हमारे को वहां पे फॉर्मेट रहता है 25 मार्क, 25 हमारे एमसीक्यूज आएंगे, 25 एमसीक्यूज वो लोग आपको पूछेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है जी, और 4 ऑप्शंस, वो हर 25 एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, राइट। और वो 2 मार्क्स में से दैट इज इक्वल टू 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर हो जाता है। अगर आपको ऑनलाइन आया तो 25 एमसीक्यू आते हैं, बट ये आप लोग नहीं समझ ले कि एमसीक्यू आ रहा है तो अरे सर ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, बड़े इजीली हम काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम का जो पेपर आया था मैनेजमेंट का, स्पेशली पेपर आया था, बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था ऑनलाइन। ओके, 25 जो एमसीक्यू पूछे थे, बहुत अगर कोई बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की भी होती तो ही वो 25 एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएगा। तो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने पूछे थे ऑनलाइन में। तो इसलिए ये ना सोचे कि मैनेजमेंट है, ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है 12th में और आसानी से हमारा काम हो जाएगा, इसमें तो ज्यादा हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट टाइम का जब हम पूरा कोर्स करेंगे उसके बाद लास्ट के एमसीक्यू पढ़ेंगे हम ऑनलाइन, जो पूछे थे क्वेश्चंस में, आप देख के डर जाएंगे, अरे ये क्वेश्चंस के पूछ लिए, इसका तो मेरे को आंसर ही नहीं आ रहा है। उसके लिए बहुत गहरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट को दिलो दिमाग में, जहन में उतारना पड़ेगा, तब जाके हमें वो आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या मालूम अगर वापस ऑनलाइन हमारा पेपर हो गया
और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए, इसलिए हमें एक एक तैयारी बड़ी अच्छे से करके जानी है, एक चैप्टर को बड़ा अच्छे से घोट के अंदर पी जाना है, ऐसी प्रिपरेशन हमें करके जानी है। ठीक है, तो अगर ये तो फॉर्मेट हो गया हमारा अगर ऑनलाइन होता है। अगर हम अभी समझो कि अगर थियोरिटिकल पेपर होता है, भगवान की दया रही और सब चीज ठीक हो गया, कोरोना वोरोना सब यहां से भाग गया, सारे जन हमारे वैक्सीनेटेड हो गए, तो अगर हमारे वो पेपर होता है प्रॉपर थियोरिटिकल जैसे हमारे पहले भी चलते थे, अगर वैसा पेपर कुछ फॉर्मेट आता है तो उसमें आप देख लीजिए क्या फॉर्मेट हो जाता है। एक 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको 20 एमसीक्यूज पूछे जाते थे पहले, 5 मार्क्स का आपको मैच द कॉलम पूछा जाता था और 5 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता था। ये आपका 30 मार्क्स तो पहले ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम कहते हैं 30 मार्क्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स, एंड 20 मार्क्स का आपको थियोरी, थियोरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें, राइट। हाँ, जिनके पास अभी तक नोट्स नहीं है वो आप लोग वो आप हमारे ऑफिस टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स का थियोरी अगर होता है तो थियोरी में आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5-5 मार्क्स के, 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। सो ये फॉर्मेट में आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाता है। तो 30 मार्क्स तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 20 मार्क्स का आपका थियोरी हो गया। अगर थियोरी पेपर आता है तो ये फॉर्मेट में चलेगा, इसलिए देखिए 30 मार्क्स स्कोर करना सब कर लेंगे, अगर अच्छे से पढ़ के जाएगा बच्चा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सारी चीज करके जाएगा, 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव सब कर लेंगे। पर थियोरी पेपर में लोगों के मार्क्स यहां पे जो हम टारगेट कर रहे हैं कि हमें एटलीस्ट कितने मार्क्स आने चाहिए, हम सबका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे कितने होने चाहिए 40 मार्क्स। ओके, और अच्छे स्टूडेंट्स 45 मार्क्स ये हमारे आने चाहिए। तो ये जो मार्क्स आपको लाने हैं ना, ये थियोरी से ही आएंगे, थियोरी क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में सेट करने से ही आएंगे। तो हम साथ ही साथ याद करेंगे थियोरी क्वेश्चंस के बहुत सारे के मैंने यहाँ पे ना कोडवर्ड्स बना के आपको दिए हुए, और इतने आसान आसान कोडवर्ड्स बना के दिए हैं, बस वो कोडवर्ड्स भी आप लोग दिमाग में याद कर लोगे, वो एग्जांपल्स दिमाग में याद कर लोगे, आपको सारी चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में हम काम करने वाले हैं, इस प्रोसेस में आपका पूरा मैनेजमेंट चलने वाला है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा मैं उसको आपको बोलूंगा कि रिवाइज करके आओ, अच्छे से रिवाइज करके आओ। बीच बीच में मैं किसी भी क्वेश्चंस पूछ लूंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको चैट बॉक्स पे पूछ लूंगा, तो आप लोग अगर पढ़ के आएंगे तो ये आप आंसर कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस में अपन काम करने वाले हैं। हाँ, अब किसी को अभी तक फॉर्मेट में कोई दिक्कत आया हो तो वो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स अभी तक आपको, अगर मैंने कोई फॉर्मेट में आपको और कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे आज मैनेजमेंट के जो मेन चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। क्या पूछ रहे हैं सर? अभी ज्यादा चांसेस ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है या सब्जेक्टिव का है? सी दोनों का ही इक्वल चांसेस है। गिरधर कुछ भी पूछ, दोनों ही चांसेस है, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो हम दोनों चीज ही करेंगे, हम दोनों को ही फॉर्मेट। आपको टेंशन लेना ही नहीं है ना, आपको तो प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करके जानी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, आप तो हर चीज के लिए रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ आपके जो नोट्स है उस पर कॉन्सेंट्रेशन करनी है, आपकी जो पढ़ाई है उस पर कॉन्सेंट्रेशन करनी है। सर तो फिर रजिस्टर बना है क्यों, क्यों ली आपने? नोट से पढ़ोगे? तो दीपांश मेरे को समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो आप वापस एक बार या तो अनम्यूट करके मुझे पूछ लीजिए या वापस मैसेज करिए। ठीक है, ओके जी। सो ये हमने अभी बातें करी है, ये आपको अभी मैंने फॉर्मेट थोड़ा बता दिया है, तो ये आप लोग के ध्यान में आ चुका होगा कि क्या क्या चीज है ये। अब हम मेन मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि जैसे मैंने आप लोग बताया, मैनेजर हर एक बंदा होता है, हर एक पर्सन एक मैनेजर होता है। सो ये मैनेजमेंट जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ये विजन से पढ़ें कि हम हमारे लाइफ में भी मैनेजमेंट को कैसे यूज कर पाएंगे। इसके एक एक टूल्स, मैनेजमेंट के जो जो एक एक टूल्स आएंगे जो हम यहाँ पे एक एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो सारे मुझे मेरे लाइफ में भी हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तब भी आपको ये मैनेजमेंट काम आने वाला है, राइट। तो आपको ये चैप्टर्स पढ़ते वक्त दोनों विजन रखना है, खुद के लाइफ के लिए भी और कॉर्पोरेट्स के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
जब हम सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये भी एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एक सबसे पहला चैप्टर आपका देख रहे हैं मैनेजमेंट प्रोसेस, फिर एक चैप्टर आएगा मैनेजमेंट कंसेप्ट्स, फिर आप थर्ड देख सकते हैं लीडरशिप एंड मोटिवेशन, और फोर्थ आप देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग। ओके, ये 4 चैप्टर्स है, जिसमें से पहला जो चैप्टर है ये जंक है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर ये हम पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट हम 60-70% पोर्शन हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस, इससे हम शुरुआत करेंगे। ओके जी, सो सब लोग अपने नोट्स खोल लीजिए, चैप्टर 1 पे आ जाइए। चैप्टर 1 पे मैनेजमेंट प्रोसेस इंट्रोडक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो दिख रहा है, इसमें हम 2 मीनिंग सबसे पहले देखने वाले हैं। 2 मीनिंग्स देखेंगे, जिसमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। तुम ऐसे तो आपकी मॉड्यूल में बहुत सारी डेफिनेशंस दी थी, मैंने यहां पे 2 डेफिनेशंस ली है, एक मिस्टर हिग्स की और एक आगा हसन अबेदी। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो आप देख सकते हैं 2 की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, हिग्स एंड आगा हसन अबेदी। तो हिग्स क्या डेफिनेशन दे रहे हैं देख लो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एंड डन बाय एंड थ्रू अदर्स। यहां पे ऐड कर लीजिए आप लोग, बाय एंड थ्रू अदर्स। ओके, ये डेफिनेशन को वहां पे आप लोग लिख लीजिए, बाय को ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स, दैट इज डेफिनेशन गिवन बाय हिग्स। मतलब मैं मैनेजमेंट का अगर कर रहा हूं, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सर, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स, तो इसमें होगा क्या कि अगर मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी चीज का मैनेजमेंट करना चाहता हूं, तो या तो मैं काम किसी से करवाऊंगा या खुद करूंगा। ओके, सो कर रहा मैनेजमेंट एक तो बाय एंड थ्रू अदर्स, किसी और से मेरे को डेफिनेट मैनेजमेंट करवाना है, सो दैट इज मैनेजमेंट। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन हिग्स ने दी है, फटाफट से अभी याद कर लीजिए, मेरे साथ ही याद करना शुरू करिए। ओके, थियोरी को दिमाग में बिठाओगे, एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जहां पे आप मॉड्यूल में भी हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वहां आपको दिखेंगे कि वो लोग डेफिनेशन दे देंगे आपको, और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देंगे, और उसमें दे देंगे ये डेफिनेशन किसने दी है, या हिग्स ने दी है, आगा हसन अबेदी ने दी है, हेनरी फेयल ने दी है, किसने दी है। तो वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन किसने दी हुई है, वो भी आपको दिमाग में याद रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे मॉड्यूल में, इसलिए नाम सहित डेफिनेशन याद करना है। नाम भी याद करेंगे, डेफिनेशन भी याद करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स। ओके, फटाफट 30 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से दिमाग में सेट कर लीजिए। 2-3 बार मेरे साथ ही रिपीट कर दिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके साथ। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स। हो गए दिमाग में सेट एवरीवन? एवरीवन ओके? कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, ब्यूटीफुल। तो सेकंड आगे चलते हैं, सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं बाय आगा हसन अबेदी, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन, पर्सनली मेरी फेवरेट डेफिनेशन है, बाय आगा हसन अबेदी। अब आगा हसन अबेदी क्या कह रहे हैं देखते हैं। वो कहते हैं द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल मतलब होता है ट्रेडिशनली, जो चलते हुए आ रही डेफिनेशन है ना, इतने टाइम से जो हम डेफिनेशन मैनेजमेंट की सुनते हैं, वो क्या सुनते हैं कि किसी से काम करवाना, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, मतलब किसी से काम करवाना। ये हम भी सुनते हुए आ रहे हैं ना, यही तो होता है मैनेजमेंट, राइट? यही तो हम बताते हैं, यही नॉर्मल पैरेलेंस में हम इसको ही कहते हैं। तो आगा हसन भी अदेबी भी यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, बट द रियल मैनेजमेंट इज डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। वो क्या कह रहे हैं? डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। मैं अगर मैनेजमेंट रियल सेंस में कर रहा हूं, आगा हसन अबेदी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दिमाग में बहुत अच्छे से उतार लेना इस डेफिनेशन को, कि अगर मैं रियल मैनेजमेंट कर रहा हूं, दैट वुड बी डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। मैं अगर सही से मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो मैं सामने वाले से काम तो करवा ही लूंगा, बट साथ में उसको विकसित भी करा दूंगा, उसको डेवलप भी कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, वो बड़ा मैनेजर है, समझो सीईओ है कंपनी का। ओके, फॉर एग्जांपल अंबानी ले लीजिए, राइट? और अंबानी के नीचे एक सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, या आपके नीचे, आप समझ लीजिए अभी आप खुद मैनेजर है, और आपके नीचे एक पर्सन आप एम्प्लॉय रखते हो, वो काम कर रहा है, राइट? तो वो काम करते वक्त आप देखेंगे
कि वो काम तो आप उससे करवाओगे, आप उसको बराबर एलोकेट कर दोगे, ये काम कर, वो काम कर, ऐसा कर, वैसा कर, वो सारी चीज तो आप बता दोगे, पर साथ ही साथ में आप उसको डेवलप भी करोगे, आप उसकी स्किल्स की को भी डेवलप करोगे। वो ऐसा नहीं है कि जैसा वो आया था बस वो वैसा ही जाएगा, साथ में काम के साथ साथ आप उसके लाइफ की इंटरनल थिंग्स को भी क्या कर दोगे, डेवलप कर दोगे, आप उसके वैल्यूज को इंकलकेट करोगे, आपके जो उसमें क्वालिटीज है, आपका उसका जो स्किल सेट है वो भी आप डेवलपमेंट करोगे। ये रियल मैनेजमेंट है। ओके, तो डेफिनेशन दिमाग में याद हो गई, सेट हो गई, आप लोगों को मीनिंग समझ आया। कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, बट द रियल मैनेजमेंट इज डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। Is everyone clear with this definition? एक बार मुझे सब चैट बॉक्स पे बता दीजिए, क्या सबको ये डेफिनेशन क्लियर है? इसमें कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। Anyone? Everyone clear? एक बार चैट बॉक्स पे बता दीजिए, सबको समझ आ गई दोनों डेफिनेशंस बाय हिग्स एंड बाय हाकासन अवेदी? एक बार मुझे यस करके बता दीजिए। Everyone clear? ओके, दीपांश रजिस्टर बनाना है क्या? हाँ, एक नोट्स बनानी है, आप अपनी अलग नोटबुक ले सकते हो, या फिर जो हमने आपको नोट्स दिए हैं उसमें साइड में मार्किंग कर लीजिए। ऐसे स्पेसिफिकली और कुछ रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक जो आपको नोट्स दी गई है उसमें ही आप साइड बाय साइड करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है जी, दोनों डेफिनेशंस एकदम दिमाग में याद हो गई है, फिक्स कर लीजिए। साथ ही साथ Yes, sir. देखिए, जितने लेक्चर सुनेंगे साथ ही साथ उसको याद करना है, तो दोनों डेफिनेशन दिमाग में Yes, सेट कर sir. लीजिए। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं। मैनेजमेंट एज साइंस। ओके, क्या मैनेजमेंट साइंस है क्या, ये क्वेश्चन आता है। साइंस और मैनेजमेंट में कुछ फर्क है या कुछ सिमिलैरिटीज है, या दोनों एकदम ही अलग अलग है? ये सारे क्वेश्चंस हमें यहां पे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। ओके, तो साइंस को समझने के लिए एक डेफिनेशन आपको हमने यहां पे दी हुई है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। याद करो, आप लोग जब स्कूल में थे तो आप लोग जब साइंस की पढ़ाई करते थे तो साइंस की थियोरी बोलते थे, उसके फॉर्मूलाज पढ़ते थे, उसके जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है उसकी स्टडी करते थे, और फिर आपको लैबोरेटरी में ले जाते थे आपके स्कूल वाले, और वहां पे आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटेशंस कराते थे। आप लोगों को बोला जाता था कि कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करो, कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें करो, राइट, जहां पे एक्सपेरिमेंटेशन होगा, जहां पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे, और फिर एक प्रिंसिपल बनता है जो सार्वजनिक प्रिंसिपल बन जाता है, जिसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही उठ के मेरे को मर्जी नहीं हो जाती कि हाँ मैं उठ के बोल दिया कि हाँ ये साइंस हो गया, ये चीज ऐसी हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था स्कूल में, E=mc², पढ़ाया था, याद है आप लोगों को, है ना? ऐसा फॉर्मूलाज हमें सिखाए थे, E=mc²। फिर आपने न्यूटन्स के बहुत सारे लॉज देखे हुए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सारे क्या है? ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। और ये प्रिंसिपल्स ऐसे ही नहीं बन गए, ठीक है, एक दिन ऐसे उठ के उनको मन नहीं हुआ कि प्रिंसिपल्स बना दिया। उनने क्या किया है, इस पे बहुत सारी डिटेल्ड क्या करी है, एक्सपेरिमेंटेशन भी करी है और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस भी करी। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा ही हो रहा है क्या? क्या मैनेजमेंट भी एक तरीका का विज्ञान है क्या? क्या एक तरीके का साइंस है क्या मैनेजमेंट भी? तो उसके क्वेश्चंस के आंसर के लिए यहां पे आपको पॉइंट्स दिए गए, और इससे हम देखेंगे, इससे हम देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैनेजमेंट भी साइंस हो सकता है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आपके यहां पे सामने दिख सकता है आपको, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पे यहां पे आपको दिख रहा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। तो जैसे मैंने आपको बताया था साइंस में, वो याद करो ना, वो क्या था हमारा, न्यूटन, याद है न्यूटन? क्या हुआ था उसको एक दिन अचानक, वो पेड़ से क्या गिरा था, एप्पल गिरा था, याद है ना सबको? पेड़ से एप्पल गिरा, और पेड़ से एप्पल गिरते उसने देखा, अरे ये तो पेड़ से एप्पल गिर रहा है और वो नीचे गिर रहा है। अब वो नीचे क्यों गिर रहा है, उस पर उसने स्टडी करी। तो उसने स्टडी करके देखा, अरे ये अर्थ का है ना एक ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से अगर मैं ऊपर से कोई भी चीज छोड़ूंगा तो वो कहां आएगी, वो नीचे ही आएगी। ऐसा है क्या कि अमेरिका में अगर एप्पल नीचे गिरेगी
तो वो हवा में तैरते रहेगी, ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ कहीं पे? या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो ऊपर से है ना एप्पल फेंकेगा तो वो हवा में उड़ जाएगी, नीचे नहीं आएगी। हर जगह, मतलब कहने का मतलब यह है, चाहे बूढ़ा आदमी हो, चाहे जवान आदमी हो, चाहे आप जैसे यंगस्टर्स हो, चाहे मैं हूं, कोई भी इंसान हो, अगर ऊपर से कोई भी चीज फेंकेगा तो वो नीचे ही आएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। और वो इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जयपुर में हो, मुंबई में हो, मध्य प्रदेश में हो, जहां से भी आप ये लेक्चर को सुन रहे हो, है ना, और कहीं पे भी आप हो, ऊपर से अगर नीचे आएगा कोई चीज, अगर ऊपर से मैं कोई चीज फेंकूंगा तो वो नीचे ही आएगी। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक सार्वभौमिक। ओके, मतलब हर जगह एक्सेप्टेड जो सिद्धांत होता है वो होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, राइट? ये तो साइंस में होता है, साइंस से सब प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं, पर क्या मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं क्या? ये हमें क्वेश्चन करना है खुद को। क्या मैनेजमेंट के भी सारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं क्या? हर जगह, हर टाइम, हर परिस्थिति में अप्लाई करने वाले होते हैं क्या? तो उसके लिए यहां पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। सबसे पहले यहां पे बता रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट दे रहे हैं, ये सिमिलैरिटी अब हमें मैच करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हम यही देखेंगे कि साइंस का प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, अब वो क्या मैनेजमेंट में भी हो रहा है क्या? अगर दोनों में होगा तो हम कह सकते हैं यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, चारों में हम यही देखेंगे, मैनेजमेंट में भी हो रहा है, साइंस में भी हो रहा है, साइंस में भी हो रहा है, मैनेजमेंट में भी हो रहा है। अगर दोनों में हो गया तो ठीक है, अगर दोनों में नहीं हुआ तो ठीक नहीं है, फिर हम नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट साइंस है। अगर दोनों में हो गया तो हम कह देंगे मैनेजमेंट साइंस है, राइट? तो देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। इन साइंस क्या आ रहा है यहां पे लिखा हुआ, आप देखेंगे, इन साइंस देयर आर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, देयर आर व्हाट? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट रिप्रेजेंट ट्रूथ अबाउट अ फील्ड, right? Truth about a field. These principles get applied may get applied in all situations, time and places. जो मैंने अभी बताया ना, हर सिचुएशन में, हर टाइम में, हर प्लेस में, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, हर जगह, हर समय। ऐसा होता है कि रात को एप्पल नीचे गिरता है तो ही नीचे आएगा, सुबह नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता ना। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी टाइम हो, हर टाइम ऊपर से नीचे फेंकोगे तो नीचे ही आए, बराबर, और हर सिचुएशन में, राइट? ये तो यूनिवर्सल हो गया। तो लाइक इन मैनेजमेंट देयर आर ऑल्सो सम फंडामेंटल्स, यहां पे देयर को देयर कर दो, THERE, देयर नहीं है। लाइक इन मैनेजमेंट देयर आर ऑल्सो सम फंडामेंटल and these principles may applied in all situation, time and places, right? जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने शायद पढ़ी भी होगी, हम वापस आज यहां पे समझेंगे, क्योंकि मैं सारी चीज ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं आपको। जो एकदम न्यू बेसिक स्टूडेंट है, जिसने बिल्कुल भी उसको मैनेजमेंट कुछ भी नहीं आता है, वैसे हम पढ़ाई करने वाले, ठीक है? बहुत सारी एडवांस चीजें आपको सीएमए फाउंडेशन में आने वाली है जो आपने 12th में बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं अरे तो 12th का रिपीटेशन ही होएगा, 12th में सब चीज जो आई हुई है वही चीज आने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो चीज है वो एडवांस वर्जन की आएगी। और 12th की पढ़ाई तो हम रट्टाफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, हम ऐसे ही उसको पढ़ के दे देते हैं एग्जाम, बट यहाँ पे जो अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी उसमें कंसेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, उसके लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम हमारे एग्जामिनेशन में इसके आंसर्स कर पाएंगे, बराबर है? जो एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एनालॉजीज, बहुत सारे कोडवर्ड्स आप लोग के लिए सेट रखे हैं, ताकि आपके दिमाग में एक चीज एकदम सेट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले आपने देखा होगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज वन मैन वन बॉस। वन मैन यहां पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आप लोग ऐड कर सकते हो, वन मैन वन बॉस। याद है ना आपको? एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे ताकि हमारे में क्लैरिटी आ जाएगी। अब यूनिटी ऑफ कमांड सबसे एक सिंपल, क्योंकि बार बार आगे भी आने वाला है यूनिटी ऑफ कमांड, एक एग्जाम्पल दूंगा, इसको हमेशा याद रखना अपने दिमाग में। ओके, तो एग्जाम्पल चलता है क्या, अभी हमारे क्रिकेट तो यहाँ पे बहुत जन देखते ही होंगे, सब क्रिकेट वाले लोग हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक बॉलर है, इंडिया का बहुत फेमस बॉलर चल रहा है अभी, कौन चल रहा है? बुमराह। अब बुमराह क्या होता है? बॉलिंग करने आता है। क्या करने आता है सब? बॉलिंग करने आता है। अब बॉलिंग करने आता है तो क्या होता है, बॉलिंग करने के पहले
3 जन। सबसे पहले हमारे कौन है? मिस्टर कोहली। कोहली को तो आप लोग सब जानते ही हैं, हमारा कैप्टन, ठीक है। कोहली जी आते हैं और बुमराह को क्या कहते हैं? बुमराह, देख भाई, जो तू अगली बॉल डालने वाला है ना, बहुत क्रूशियल बॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है, इसको तू क्या करना, इसको यॉर्कर डालना। क्या डालना? यॉर्कर बॉल डालना, ठीक है। इतने में ही कोहली चले जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो धोनी है, धोनी, ठीक है, अब तो नहीं रहा पर पहले था, ठीक है, समझो साथ में वो टाइम चल रहे हैं। अब धोनी, धोनी आया, धोनी बोलता है बुमराह इधर आ, देख जो अगली बॉल डालेगा ना उसको है ना बाउंसर डालना, बाउंसर, बाउंसर बॉल डालना। विकेट कीपर है ना हमारा, तो विकेट कीपर पीछे से आके बोलता है, धोनी बोले ऐसे ऐसे बॉल डालना, देख भाई तो सही बॉल होएगी, एकदम मस्त होएगी बॉल, ठीक है। इतने में हमारा रोहित, जानते हो आप लोग रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा आके बोल देते हैं, क्या बोल रहे हैं रोहित शर्मा आके? वो रोहित शर्मा आके बोलता है, देख भैया स्लो बॉल डालना। बुमराह को क्या बोलते हैं? देख स्लो बॉल डालना। अब क्या हो गया? बुमराह बॉलिंग करने जा रहा है, अब बुमराह बॉलिंग करने जा रहा है, वो कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया, क्या बॉल डालूं मैं? बाउंसर डालूं, यॉर्कर डालूं, स्लो बॉल डालूं, क्या डालूं? मतलब ही इज कंफ्यूज्ड। व्हाई ही इज कंफ्यूज्ड? व्हाई इज कंफ्यूज्ड? आप लोगों को समझ आ रहा है क्यों कंफ्यूजन हो रहा है यहां पे? क्योंकि बुमराह के ऊपर एक तो कैप्टन, एक हमारा एक्स कैप्टन और एक हमारा वाइस कैप्टन, तीनों ही लीडर्स, तीनों ही बॉस। बुमराह किसी को भी नो नहीं बोल सकता, किसी को भी मना नहीं कर सकता, उसको नहीं बोल सकता चुप बैठ जा, जो मेरे को मत बता, ऐसा बोल सकता है क्या बुमराह? नहीं बोल सकता, ठीक है जी। तो मतलब बुमराह के लिए तीनों ही कौन है? तीनों ही लीडर्स है, तीनों ही बॉस है, एंड दैट इज वाई डोंट यू थिंक, प्लीज रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स, क्या आपको नहीं लगता है कि बुमराह जो नेक्स्ट बॉल डालने वाला है वो उसमें गड़बड़ करेगा? डेफिनेटली गड़बड़ करेगा। ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? लग रहा है सबको? डेफिनेटली क्या नेक्स्ट बॉल जो डालेगा गड़बड़ करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि मल्टीपल बॉसेस से उसको डायरेक्शंस मिल रहे हैं। इसलिए मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल हमारे को हम पढ़ते हैं हमेशा, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमें यही समझाता है, क्या? वन मैन शुड हैव ओनली वन बॉस। क्या होना चाहिए उसके पास? केवल एक ही बॉस होना चाहिए। अगर उसको एक ही बॉस से डायरेक्शंस मिल रहे हैं तो आप देखेंगे उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके जो काम करने का तरीका है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। और अगर उसको मल्टीपल बॉसेस क्या कर रहे हैं, मल्टीपल बॉसेस उसको आके ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कंफ्यूज हो जाएगा। कोई भी होगा ना। अब मुझे बताओ, क्या बुमराह के साथ ये ऐसा होगा कि दुनिया में हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होगा? अगर आज मैं हूं, मेरे ऊपर 3 बॉसेस हो गए और तीनों बॉसेस मुझे अलग अलग डायरेक्शन दे रहे हैं, तो क्या मैं कंफ्यूज होने वाला हूं क्या? डेफिनेटली कंफ्यूज होगा, हर क्षण होगा, राइट। तो ये सार्वजनिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो गया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में होगा। क्या पाकिस्तान वाले बॉलर के साथ भी ऐसा होगा क्या? वो हमारा शोएब अख्तर पहले होता था, क्या शोएब अख्तर के साथ भी ऐसा ही होगा क्या? हर जन के साथ ये चीज होने वाली है, एवरीवन, ठीक है। दैट इज वाई इट इज सेइंग कि हर सिचुएशन में, हर टाइम में और हर प्लेस में, तीनों में ही यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई होगा। दैट इज वाई इट सेज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। साइंस में भी ऐसा ही होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में भी हो सकता है। तो हाँ, फर्स्ट पॉइंट में तो हमें समझ आ रहा है, हाँ फर्स्ट पॉइंट में तो सर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके एवरीवन, इतना समझ आ रहा है? आगे चलें? यस सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था, अभी हमने देखा था कि साइंस में, आप लोग भी याद करो, स्कूल में आप लोग बहुत सारे क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ऑब्जर्वेशंस करते थे, ये सारी चीज आप खूब सारी करते थे, बराबर है, करते थे। तो अब यही क्वेश्चन यहां पे वापस आ रहा है, क्या मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं क्या? क्या मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं क्या? ये हमें समझना, ठीक है जी। तो हो रहे हैं क्या, उसके लिए हम यहां पे देख लेते हैं। साइंस प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, उसको कर सकते हो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, आर डिराइव्ड थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्चिंग, राइट। इन्वेस्टिगेशन से और रिसर्चिंग से हमें साइंस के प्रिंसिपल्स मिलते हैं। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऐसे होते हैं।
कैसे? बच्चे पूछ सकते हैं सर कैसे बोल रहे हो ये? हमने तो कभी मैनेजमेंट के तो कोई साइंटिफिक टेस्ट ट्यूब्स में जाके एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करे, ऑब्जर्वेशन नहीं करे। मैनेजमेंट में तो कहाँ होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन? ये बच्चों के सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम्पल वापस लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल देखोगे, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, क्रिएटिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर एम्प्लॉइज, राइट? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम चार यहां पे देखेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया, एक कंपनी ने एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसने देखा, एक कंपनी छोड़ दो, चलो मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूं। समझो निपुण है, ओके? निपुण है, हाँ मेरा नाम थोड़ा लोगों को याद रह जाए तो इसलिए बार बार बता देता हूं, सीए निपुण डागा। ओके, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड विद माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन नवंबर 2014 और वहां से मैं थोड़े टाइम खुद की पहले सीए प्रैक्टिस भी करता था, थोड़ी जॉब भी करता था, बट फिर मैंने बोला यार ये सीए का काम मेरे से नहीं होगा, तो आई वेंट इनटू दिस टीचिंग फील्ड, ट्रेनिंग फील्ड। अब मैं सारा ये काम करता हूँ। सो आई एम राइट नाउ नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिसिंग सीए का वर्क, but yes, I am a chartered accountant. I do a lot of consultancy of finance companies. So CA निपुण डागा क्या होता है? CA निपुण डागा को हमारा DCC, राइट? तो मैं DCC में काम कर रहा हूं ना, अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, DCC के लिए पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं। अब मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसे आई एम अ वेरी हाईली प्राइस्ड इंडिविजुअल, है ना? पर्सनली अगर आप मेरे से कभी कोचिंग या मेरे से कॉर्पोरेट्स जब मुझे लेक्चर्स के बुलाते हैं, सारी चीजें बताते हैं, तो मेरी जो रेट्स है, आर्ली रेट्स पे आई चार्ज है। थोड़ी अंदर की बातें बता रहा हूँ मेरी, बट मैं चाहता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे फैमिली, ओके? मैं उनको अलग नहीं मानता हूँ, मेरे और मेरे स्टूडेंट्स सेम। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी रेट्स है, जो मेरी प्राइसेस है, काफी एक्सपेंसिव हूँ मैं, ओके? तो मैं मेरे कॉर्पोरेट्स में जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने जाता हूँ या मेरी लाइफ कोचिंग के, आई एम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, आई विल शेयर माई वीडियोज विथ यॉल, है ना? लेटर ऑन मैं मेरे यूट्यूब वीडियोज आपसे शेयर करूंगा। आई डू लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग, बहुत सारे अलग अलग जगह मेरे सेशंस होते हैं। तो वहां पे समझो, एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी जो आर्ली रेट है, 1 आवर की रेट है मेरी, वो है 3000 रुपीज, ओके? एक घंटे के मैं 3000 रुपए चार्ज करता हूं और मैं बहुत जगह चार्ज भी करता हूं। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं चार्ज भी करता हूं। ठीक है, अलग अलग जगह चार्ज करता हूं। अब 1 आवर के मेरे 3000 रुपीज समझो रेट है, और डीसीसी वालों ने बोला सर आ जाओ, हमारे क्या अभी डीसीसी में बहुत अच्छे बच्चे आए हुए हैं और बहुत स्टूडियस बच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि आप जैसा कोई टैलेंटेड बंदा मैनेजमेंट पढ़ाओ, जो मुंबई का हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छा हो। आई ऑल्सो रन स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम्स। हाँ, मैं मेरी ट्रेनिंग स्पोकन इंग्लिश की भी करवाता हूँ, तो जिनको इंग्लिश की कभी ट्रेनिंग करनी है वो भी अपन करेंगे, उसके लिए भी बात आगे। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग्स, तो वो सर चाहते हैं कि पुनीत सर का फोन आया, सर ऐसा ऐसा ना, आप है ना हमारे लिए कुछ ऐसा मैनेजमेंट का बच्चों को इतना शानदार पढ़ाओ कि उनके दिल दिमाग में, जहन में उतर जाए। बट वो मेरे को पता है क्या कर रहे हैं, वो मुझे 1 घंटे की जो रेट है ना, पता है कितनी रुपए दे रहे हैं? वो केवल मुझे 300 रुपए देते हैं। एग्जाम्पल है, रियल में मत समझना, ठीक है? ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही पकड़ना। तो मुझे कितने रुपए दे रहे हैं? 300 रुपए दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, सभी जन यहाँ पे मुझे बताइए, क्या निपुण सर को पढ़ाने में मजा आएगा क्या? क्या मुझे आप लोग को पढ़ाने में, मुझे 1 घंटे यहाँ लेक्चर देने में क्या मजा आएगा क्या? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। नो सर, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, हकीकत बात है। 100%। जो व्यक्ति 3000 रुपए चार्ज करता है 1 घंटे का, वो मुझे यहाँ पे 300 रुपए मेरे को पकड़ा दे 1 घंटे के लिए, तो क्या मुझे मजा आने वाला है क्या? यार कहाँ मेरे को रख दिया। ठीक है, ऑब्लिगेशन में मेरे को पढ़ाना पड़ गया तो पढ़ा दूंगा, बट रियल में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। करेक्ट है? अच्छा, मेरे अलावा समझो आप लोग को लग रहा है निपुण सर आप तो क्या थोड़े मनी माइंडेड हो, है ना? आपके लिए तो पैसा ही बहुत वो वाली चीज है, तो आप तो क्या, मैं अगर समझो मेरे अलावा मिस्टर एक्स कोई आ जाए, है ना, हम देखते हैं कोई मिस्टर एक्स आ गया पढ़ाने और उसके साथ भी ऐसा ही सीन हो गया, सेम टू सेम, तो क्या उसको भी मजा आएगा क्या? किसी को भी नहीं आएगा। नो सर, क्या मुझे ही इंडिया में ही ऐसा होता है क्या केवल? क्या जयपुर में ऐसा होता है? क्या मुंबई में ऐसा होता है? ऐसा है क्या? अमेरिका में भी हो, फॉरेन में भी हो, और कोई शहर में हो, दिल्ली में हो, कोई भी जगह, कोई भी पर्सन की जो नॉर्मल रेट है, समझो 1000 रुपए उसकी रेट है, और 1000 रुपए की रेट पे तुम उसको बोल रहे हो नहीं यार तू 300 रुपए में आके पढ़ा दे, वो पढ़ाएगा क्या? उसको नहीं मजा आएगा।
मतलब हर एक पर्सन को क्या चाहिए, एक फेयर रेम्यूनरेशन चाहिए। जो वर्ड आपको यहां पे अभी आया था, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। अगर उसको फेयर रेम्यूनरेशन नहीं मिला तो वो इंसान सेटिस्फाइड नहीं होने वाला, वो बराबर से काम नहीं करने वाला, वो मैनेजमेंट सही से नहीं करने वाला। अब ये जो प्रिंसिपल है फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों पे स्टडी किया गया, जैसे मेरे पे किया गया, ऐसे 100, 200, 500, 1000, बहुत सारे लोग, हजारों लोगों पे इस पे एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है ना। एक्सपेरिमेंट देखा कि अरे इसको सस्ते में पढ़ा दें, ये सस्ते में इसको पैसे दे दे, इसकी पगार तो है, इसको एक्चुअल वर्थ तो 50,000 रुपए महीने की है, पर मैं इसको 25,000 रुपए दे दूं तो ये सेटिस्फाइड रहेगा क्या काम करने के लिए? तो देखा कोई भी जगह, कोई भी टाइम, हर टाइम देखा गया कि यही हुआ कि फेयर रेम्यूनरेशन अगर नहीं मिला तो इंसान सेटिस्फाइड नहीं। तो सिद्ध हो गया, अरे एक्सपेरिमेंटेशन किया ना, ऑब्जर्वेशन किया ना, जो साइंस में भी करते हैं मैनेजमेंट में भी करके देखा, और तब जाके प्रिंसिपल बनाया तो समझ आ गया, अरे एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन साइंस में भी मैनेजमेंट में भी होता है, तो साइंस में जो होता है वो मैनेजमेंट में भी हुआ। तो मतलब वापस हम कह सकते हैं यस, मैनेजमेंट इज अ साइंस। आर यू गेटिंग इट? फेयर रेम्यूनरेशन वाला एग्जांपल याद करना, आगे भी बाद में आने वाला है। तो जो मैं एग्जांपल्स आपको बताते जा रहा हूं, चाहिए तो बाजू में लिख के भी रखने, लिख लो, नोट साथ में आपके खुद के भी बना लो, जैसे आपको करना है कर लीजिए। वैसे तो मैंने ट्राई किया है, नोट्स में एग्जांपल सहित आपको सारी चीज दी, एवरीथिंग आपको मैंने दी, ठीक है? समझ आया आपको? इजी? कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चंस? थर्ड पॉइंट देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? तो याद करो, हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना सभी जनों ने यहां पे? लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। मतलब अगर जैसे ही प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। इसे कहते हैं हम क्या? एक के भरोसे पे दूसरा चलता है। एक अगर कम हुआ तो उसका इंपैक्ट दूसरे पे आता है, एक पे प्रभाव तो दूसरे पे प्रभाव। इसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब एक कॉज की वजह से दूसरा भी इफेक्ट हो जाता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो ये साइंस में तो होती है, हमने साइंस में तो ऐसी बहुत सारी चीजें दी है कि एक कुछ केमिकल को मिला दिया तो उसका प्रभाव दूसरे पे हो जाता है ना। एक केमिकल में कुछ गड़बड़ हो गई, प्रोपोर्शंस कुछ चेंज हो गए तो इसका इफेक्ट दूसरे पे भी आ जाता है। तो वैसे ही क्या मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है क्या? तो देखते हैं, यस होता है। तो बता रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लेट डाउन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स by lack of parity of between authority and responsibility will lead to ineffectiveness, है ना। ये थोड़े स्कैन में आपको थोड़ा ढंग से नहीं आ रहा है, पर आप आपके नोट्स में देखेंगे तो बराबर से आपको लिखा हुआ मिलेगा, अथॉरिटी पूरी भी लिखी हुई मिलेगी। तो आपको, आप जानते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चाहते हैं कि अगर मैंने अथॉरिटी दे दी किसी को पर उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो क्या वो ढंग से काम करने वाला है क्या? नहीं करना। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, वापस एक एग्जांपल लेंगे, ये आगे भी हमारे पास आने वाला है, आगे भी ये चीज हमारे सामने आएगी वापस इसको, इसलिए एक ही एग्जांपल में बार बार हमारा काम होने वाला है। तो आप देखेंगे एग्जांपल में, वापस हम क्रिकेट लवर्स हैं थोड़े, तो क्रिकेट लवर में क्या होता है, वो विराट कोहली कैप्टनसी कर रहा होता है। अब विराट कोहली कैप्टनसी कर रहा होता है तो होता यह, विराट कोहली थोड़ा थक जाता है, रिटायर्ड हर्ट हो जाता है, थोड़ा उसको फील्डिंग करते करते बहुत थक जाता है, तो क्या करता है, फील्ड से बाहर चले जाता है। और फील्ड से बाहर जाने के पहले वो रोहित शर्मा को बुलाता है, रोहित शर्मा इधर आ, वाइस कैप्टन है तू इधर आ, उसको बुलाता है, इधर आ, एक काम कर, अब से है ना पूरी कैप्टनसी अभी जो है ना वो तू संभालेगा। तो मतलब उसको क्या दे दी मालूम है, उसको सारी क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? कैप्टनसी तुझे करनी है। ओके सो मैं फर्स्ट लेक्चर है तो मैं सब लोगों को बता दूं, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है ना, एंड आई नो that's my weak point, so just bear with it and get used to my handwriting. Okay, this is the best I can do, and ये थोड़ा हम डिजिटल वाले में थोड़ी और खराब आ जाती है, तो मेक श्योर मेरी हैंडराइटिंग तुम लोग को समझ आ रही है, इतनी तो मैं लिख लूंगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होगी, वो मेरी नहीं होती है। तो जस्ट गेट यूज्ड टू द हैंडराइटिंग पार्ट। ओके सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कैप्टनसी की, देखो सारी कैप्टनसी करनी है। बट अब
बोला विराट कोहली नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है, देख पर है ना, तेरे को अगर कोई भी डिसीजन लेना हो ना, फॉर एग्जाम्पल फील्डिंग क्या सेटअप करनी है, नेक्स्ट बॉलिंग पे किसको लाना है ना, कौन सी बॉलिंग डलवानी है, कैसी प्लानिंग करनी है, उस सारे का अप्रूवल है ना तू मुझे बार बार लेते रहना, उसका अप्रूवल है ना बार बार मेरे से पूछते रहना, और अगर मैं अप्रूव करूंगा तो ही तू वो डिसीजन ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। मतलब अथॉरिटी के नाम पे उसको ठेंगा पकड़ा दिया, बोला तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को जिम्मेदारी तो है, कैप्टेंसी सारी तेरे को करनी है, इंडिया अगर हारेगी तो गड़बड़ तेरा नाम पे आएगा, पर अथॉरिटी के नाम पे उसको कुछ भी नहीं दिया। अथॉरिटी तेरे को कुछ भी लेनी है, डिसीजन पावर कुछ भी लेना है, वो सारा है ना मेरे को वहां से इशारा करते हुए पूछते रहना, अगर मैं हाँ करूंगा तो ही तू कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। समझ आया आप लोगों को? मतलब अथॉरिटी तो कुछ नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी दी। तो मुझे बताओ क्या रोहित शर्मा बराबर से कैप्टेंसी कर पाएगा? क्या वो अच्छे से कैप्टेंसी कर पाएगा क्या? No, sir. No, sir. I don't think so he No, will do sir. it. Okay? He'll not be able to do it, right? Because authority तो ठेंगी पकड़ा दी, जिम्मेदारी पूरी दे दी। और ऐसा ही अगर मेरे साथ भी लाइफ में हो जाए, मेरे को सारा बोल दिया, मेरे को अथॉरिटी सर बोल दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर आपको मैनेजमेंट में ना स्टूडेंट्स के ना 45 मार्क लेके आने सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी आपकी है, पर आप देखेंगे अथॉरिटी सर है ना, आपको जो भी पढ़ाना है पहले मेरे को बताओ सर, आप कौन सा एग्जाम्पल देने वाले हो ना मुझे बताओ, और क्या आप वहां पे करने वाले हो सारी चीज मुझे बताओ। तो मेरे को अथॉरिटी के नाम पे ना आप स्टूडेंट्स को कुछ भी डांट वाट भी नहीं सकते सर, सारा मेरे हाथ में। अगर मेरे को ऐसे मेरे ओनर्स यहाँ पे बोल देंगे तो क्या मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा क्या आप लोगों को? नॉट पॉसिबल। मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि एक का इंपैक्ट दूसरे पे आता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गया। ये तीसरा पॉइंट हमने यहां पे पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा कल पढ़ेंगे, पर अभी ये तीन में तो हमें समझ आ गया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में भी होती है, जैसे अभी हमने देखा था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में भी केमिकल्स में होता है, तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी हो रहा है। तो मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है, दैट इज व्हाई यू कैन अगेन से कि मैनेजमेंट एक साइंस। ठीक है, तो तीन पॉइंट अभी तक देख लेते हैं वापस एक बार। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल देखा हमने, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन किया, फेयर और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये तीन चीज हमने देखी। ओके, तो यहां तक अभी तक, और दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी है। ये सारी चीज आप लोग कल याद करके आओगे, रिवीजन करके आओगे, प्रॉपर दिमाग में ठहरा के आओगे उसको, है ना, एकदम अंदर। जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं सारे उसको याद करो, रिवीजन एक एक चीज का करो, वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश कर लो, क्योंकि थियोरी पेपर में लिखना पड़ता है। तो एक एक चीज याद कर लो, दिमाग में सेंड कर लो। प्लीज रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम एंड रिवाइज एंड कम। ओके, डोंट कम बिफोर रिवाइजिंग टू माय सेशंस। ओके, कल के सेशन में मेरे को एक एक चीज रिवीजन चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखें। ओके, तो यहां तक ही रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अपन।